दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी देश के राजकोषीय नीति सुधार का महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसके कर प्रशासन में सुधार करना। कर प्रशासन में सुधार करके जहां राजस्व प्राप्ति के आधार को मजबूत किया जाता है, वहीं खर्च को तर्कसंगत बना करके उसके खर्च में कमी लाई जाती है ताकि राजस्व प्राप्ति के एक मजबूत आधार का निर्माण हो सके। भारत में 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत कर प्रशासन में समय समय पर सुधार हुए हैं, जिसके अंतर्गत नए टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसा ही एक कर 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम एंजल टैक्स के नाम से जानते हैं और जो फिलहाल स्टार्टअप के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा में है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा एंजल टैक्स और स्टार्टअप। दरअसल स्टार्टअप के संदर्भ में स्टार्टअप एक गैर सूचीबद्ध कंपनी के अंतर्गत आता है और वर्तमान में इसी वर्ष वित्त अधिनियम 2023-24 के माध्यम से आयकर अधिनियम में कुछ इस प्रकार से संशोधन किया गया कि एंजल टैक्स फिर से चर्चा में आ गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम खबर देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम एंजल टैक्स क्या है इसे जानेंगे और एंजल टैक्स को लेकर के बजट 2023-24 में वित्त अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में किस प्रकार से संशोधन किए गए हैं जो एंजल टैक्स को लेकर के कुछ परिवर्तन करते हैं। और इसी के कारण, इन संशोधनों के कारण कुछ स्टार्टअप कंपनियों को कर विभाग द्वारा नोटिस सर्व हुए, स्क्रूटनी के, उनके निरीक्षण के, और इसी के संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। तो वो स्पष्टीकरण क्या है उसको जानेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है एंजल टैक्स फॉर स्टार्टअप्स, व्हाट सीबीडीटी हैज क्लैरिफाइड आफ्टर स्क्रूटनी नोटिसेस। दरअसल 2012 में ही गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, गैर सूचीबद्ध फर्मों के लिए एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम एंजल टैक्स के नाम से जानते हैं। और ये किसी भी फर्म को उसके बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करके जो निवेश हासिल किया जाता है, जो अत्यधिक धन की उगाही कर ली जाती है, उस पर ये एक प्रकार का टैक्स है जो आयकर के दायरे में आता है। हाल ही में आयकर अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करके इसके दायरे में अनिवासी निवेशकों को भी लाया गया है और जिसके बाद कुछ स्टार्टअप फर्मों को कर अधिकारियों द्वारा, कर डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद सीबीडीटी ने एक स्पष्टीकरण दिया है और इन्हीं सब कारणों से यह चर्चा में आ गया है। सीबीडीटी द्वारा अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप हैं, जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, इनके किसी भी तरह से जांच की या मूल्यांकन की अभी आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से कर विभाग द्वारा भी यह निर्देश जारी किया गया है कि जो वित्त अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम की एक धारा में संशोधन किया गया है, उसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, उनके वेरिफिकेशन की यानी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के नोटिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वास्तव में एंजल टैक्स होता क्या है। यह एक प्रकार का आयकर है और इसकी दर वस्तुतः 30.6% है। ये कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अपने बाजार मूल्य से अधिक पर अपने शेयर जारी करके निवेश हासिल करती है। तो इस प्रकार से जो उसका बाजार का वैल्यू है, उस बाजार के वैल्यू से अधिक पर निवेश जारी करके, अपने शेयर जारी करके जो निवेश आता है, तो उसको एक आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसी आय को परिभाषित, जब ये निवेश, मान लिया इतना बाजार मूल्य है नहीं जितने
पर शेयर जारी कर दिए गए, तो इसके माध्यम से जो निवेश प्राप्त हुआ, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी किसी फर्म को आगे डेवलप करने के लिए, तो इस निवेश को आय के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसी पर यह आयकर लगाया जाता है। इसे आय के अन्य स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है और इसकी दर 30.6% है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि वस्तुतः इसमें किस प्रकार का संशोधन किया गया है। इसमें वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करने वाले, पहले क्या होता था कि स्टार्टअप में जो निवेश करने वाले थे निवासी निवेशक यानी कि रेजिडेंट इन्वेस्टर, उन्हीं पर एंजल टैक्स लगता था। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से जो अनिवासी निवेशक है, जो नॉन रेजिडेंट निवेशक हैं, उनको भी एंजल टैक्स के दायरे में लिया गया है। एंजल टैक्स जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये किसी भी जो अनलिस्टेड फर्म है, अनलिस्टेड फर्म का क्या मतलब होता है, जिनका कोई भी शेयर, जिनकी कोई भी सिक्योरिटी, प्रतिभूति स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, ऐसी कंपनियों को गैर लिस्टेड यानी गैर सूचीबद्ध अनलिस्टेड कंपनी घोषित किया जाता है और स्टार्टअप इसके अंतर्गत आता है। अगर कोई सार्वजनिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उसकी कोई प्रतिभूति स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, तो उसको भी गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के रूप में ही परिभाषित किया जाता है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज। इसलिए भारत में जो स्टार्टअप हैं वो गैर सूचीबद्ध हैं क्योंकि उनके जो प्रतिभूति हैं, प्रतिभूति क्या होती है, प्रतिभूति को भी समझ लेते हैं। प्रतिभूति को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज। इसका सीधा मतलब होता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनके माध्यम से मार्केट में अपने निवेश की आवश्यकताओं को, इनको ये पूंजी बाजार से पैसा जुटाने, अपने पैसा जुटाने का एक माध्यम है, इसलिए इनको पूंजी बाजार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। प्रतिभूति कई प्रकार की होती है, जैसे डेट सिक्योरिटी होती है, जैसे इक्विटी सिक्योरिटी होती है, जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जहां स्टार्टअप के बारे में जो बात हो रही है ये वस्तुतः इक्विटी सिक्योरिटी हो रही है के संदर्भ में हो रही है, जब कोई भी कंपनी शेयर के माध्यम से शेयर जारी करके और निवेशकों के माध्यम से उस कंपनी में हिस्सेदारी स्थापित करवाती है और अपने निवेश की जरूरतों को पूरा करती है। ये सिक्योरिटीज का मतलब होता है। तो किसी भी फर्म को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक पर अगर वो अपने शेयर जारी करती है और उसके माध्यम से निवेश हासिल कर लेती है, तो इस तरह की अत्यधिक दोहन, पैसे के अत्यधिक दोहन को गैर जरूरी माना गया और इसको आय के रूप में परिभाषित करके इस पर एक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसको हम एंजल टैक्स कहते हैं। पहले ये केवल निवासी निवेशकों पर ही लगता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके वित्त अधिनियम 2023 में इसमें अनिवासी निवेशकों को भी शामिल कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने मई में ये कहा है कि कुछ देशों के निवेशकों को छोड़ करके कुछ देशों के निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट प्रदान कर दी गई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को मिलाकर के कुल 21 देश हैं। अगर इन 21 देशों द्वारा गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप में निवेश किया जाता है तो इन पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा, इन पर किसी प्रकार का एंजल टैक्स लागू नहीं होगा। साथ ही वित्त मंत्रालय ने सितंबर में यह भी कहा कि स्टार्टअप से संबंधित जो भी ये इससे स्टार्टअप पर लगने वाले, गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स से संबंधित जो भी मूल्यांकन पद्धतियां हैं उनको अधिसूचित कर दिया गया है कि मूल्यांकन की इनकी पद्धतियां क्या होंगी। तो ये संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा, विभिन्न कर डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्टअप्स को उनके मूल्यांकन के लिए, उनकी वास्तविक वैल्यू के मूल्यांकन के लिए नोटिस सर्व किए गए, जिसके बाद इंडस्ट्री की तरफ से एक डिमांड आई कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो इस पर सीबीडीटी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है और सीबीडीटी ने यह कहा है कि डिपार्टमेंट
फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पहले से ही द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए पहले से ही मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित है, इसलिए इनके मूल्यांकन के लिए जो इनको नोटिस सर्व किए गए हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। और साथ ही एंजल टैक्स के संशोधित प्रावधानों से संबंधित जो नोटिस जारी किए गए हैं इनके अंतर्गत किसी सत्यापन वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्टीकरण सीबीडीटी ने दिया है। अब हम अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं, ये छोटा ही टॉपिक था। प्रश्न क्या है, एंजल टैक्स किस प्रकार का कर है? आपके ऑप्शंस हैं आयकर, बिक्री कर, सेवा कर या मनोरंजन कर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि ये जो एंजल टैक्स है ये किस वर्ष में सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया गया था भारत कर सुधारों के अंतर्गत, कर प्रशासन को मजबूत करने के अंतर्गत। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।